नमस्कार मित्रों, हिंदी भाषा में अभी तक आप जो वर्णमाला का भाग पढ़ रहे थे, उस वर्णमाला के भाग में अभी तक आपने देखा है कि पहले भाग में आपने देखा था कि वर्णों की संख्या कितनी है। दूसरे भाग में आपने देखा कि वर्णों के नाम क्या क्या हैं और उनका नामकरण क्या क्या है। जैसे स्वर कौन कौन से हैं, व्यंजन कौन कौन से हैं, अयोगवा कौन कौन से हैं, उनकी चर्चा आपने अभी तक की थी। अब हिंदी वर्णमाला का तृतीय भाग देखिए। देखो, तीसरा भाग इसका आता है, वो है सबसे महत्वपूर्ण वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान, ध्यान रखिए। उच्चारण स्थान से मतलब आप समझ रहे होंगे कि इसे कहते हैं अंग्रेजी में साउंड प्लेस, यानी जो वर्ण हैं हिंदी वर्णमाला के, उनकी आवाज़ किस किस जगह से निकलती है जानोगे। जैसे यानी आवाज़ जो हमारी वन्य आरंभ होती है वो नाभि से आरंभ होती है। ध्यान दीजिए, नाभि से सीधी ऊपर जाती है, टकराती है, फिर कंठ से, तालु से, मूर्धा से, ओष्ठ से, नासिका से। फिर कई वर्ण ऐसे भी होते हैं जिनको बोलने के लिए हमारी जीभ को दो जगहों से मिलना पड़ता है। जैसे कंठ तालु को मिला दिया, दंत ओष्ठ को मिला दिया, कंठ ओष्ठ को मिला दिया। तो इस तरह हम जानेंगे कि हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों के उच्चारण स्थान हैं वो कौन कौन से हैं। देखोगे, पहला स्थान है, उसे कहते हैं कंठ। देखिए, कंठ से जिन वर्णों को बोला जाता है उनमें अ और आ। क्लियर? एक आपका क वर्ग, एक है ह, एक आपका इसमें क्या आता है, विसर्ग। देखिए, कंठ से ये वाले वर्ण आपके बोले जाते हैं, अ आ, क वर्ग, ह और विसर्ग। आप ध्यान रखोगे, आपको ये सीधा याद रखना है बस, क्योंकि परीक्षा में जो प्रश्न आएगा पूछने के लिए वो इतना आएगा कि निम्न में से क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, या ह का उच्चारण स्थान क्या है, या निम्न में से कंठ से कौन सा वर्ण बोला जाएगा। तो कंठ से जो वर्ण बोले जाते हैं उनको आप जिस रूप से याद रखिए बस। इनको याद करने की कोई ट्रिक नहीं है, ये भी ध्यान रखें। संस्कृत भाषा के विद्यार्थियों को इसकी ट्रिक पता है कि जब संस्कृत भाषा में हम अध्ययन करते हैं कंठ का, तो इसके लिए ट्रिक बना ली गई महर्षि पाणिनि के द्वारा एक सूत्र के माध्यम से, अकूह विसर्जनीय कंठा। लेकिन विद्यार्थियों, वो आपका संस्कृत भाषा में है। आप यहाँ हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हो तो कंठ को सीधा याद रखें बस कि अ आ इससे बोला जाएगा, क वर्ग इससे बोला जाएगा, ह इससे बोला जाएगा और विसर्ग भी इससे बोला जाएगा। क्लियर इतना? चलिए, दूसरा जानोगे तालु। तालु को हम जो है तालव्य भी कह सकते हैं। तालु से जिन वर्णों को बोला जाएगा उनमें जानोगे, एक तो आपका ई और दूसरी इसकी बड़ी बहन, एक है आपका च वर्ग, इसके अलावा एक य, एक कौन सा होता है, स। आप इसको भी याद रखिए सीधा सीधा कि ई किससे बोला जाएगा, तालु से बोला जाएगा। च वर्ग किससे बोला जाएगा, तालु से बोला जाएगा। य भी तालु से बोला जाएगा और स भी आपका तालु से ही बोला जाएगा। आप सीधा सीधा याद रखें। और याद करने के लिए आप अपने अकॉर्डिंग कोई ट्रिक बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं, क्योंकि अच्छे विद्यार्थी का नियम होता है कि अगर वो अध्याय को समझ चुका है तो उसको याद करने की ट्रिक अपने आप ही बना लेता है, या फिर उसको लिखते समय अपना याद आता है। जब परीक्षा प्रश्न आता है पूछने के लिए तो उसे ऑटोमेटिक याद हो जाता है कि तालु से क्या बोला जाएगा, कंठ से क्या बोला जाएगा। अब देखो नंबर तीसरा बेटा कौन सा आपका, मूर्धा। मूर्धा से जिन वर्णों को बोला जाएगा उनमें आप जानोगे, एक तो है रे, एक है तुम्हारा ट वर्ग, एक है र, एक कौन सा तुम्हारा यहाँ पर स। देखिए ध्यान, मूर्धा से ये वाले वर्ण आपके बोले जाएंगे। क्लियर? चलिए, नंबर चौथा है दंत। दंत देखोगे, दंत से जो बोला जाएगा तुम्हारा, देखिए
एक तो इसमें बोला जाएगा तुम्हारा त वर्ग, एक इसमें बोला जाएगा तुम्हारा स, त वर्ग और स, ध्यान रखिए किससे, दंत से। अब देखोगे नंबर 5 ओष्ठ, ओष्ठ से जो वर्ण बोले जाएंगे उनमें ध्यान रखिए, एक है आपका ऊ और एक इसका बड़ा वाई, एक ऐसा आपका है कौन सा, फ वर्ग। क्लियर, चलिए ये बात आपकी हुई ओष्ठ की। ये 5 प्रमुख स्थान है, इसके अलावा एक स्थान इन 5 में से मिला जुला है, ध्यान रखो। आपको ओठ से याद रखना है, दंत से याद रखना है, मूर्धा से याद रखना है, तालु से याद रखना है, कंठ से याद रखना है। ध्यान रखिए यहाँ हम दंत की थोड़ी चर्चा करें तो दंत में आपका एक वर्ण देखिए और आ जाता है इसमें, आप जानोगे। वैसे संस्कृत भाषा में आता है, लेकिन हिंदी भाषा में यदि पूछा जाता है तब भी आप इसे आसानी से याद कर सकते हो। चलिए ये बात क्लियर हुई, आप इसे नोट कीजिए जल्दी से और या फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर, चलो देखिए मैंने 5 स्थानों को साथ में लेकर एक आपका नया स्थान बना रहा हूं यहां पर, और नए स्थान का नाम क्या है, नासिका। नासिका में ध्यान रखिए कि प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर, प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर है, कौन सा अक्षर है, 5वां अक्षर है। 5 वर्ग आप जानते हो, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। उन 5 वर्गों का जो अंतिम लेटर है, जिसे हम पंचमाक्षर कहते हैं, वो आपका स्पेशली नासिका से बोला जाएगा। जैसे क वर्ग का 5वां कौन सा होता है बताइए, ण। क्लियर, और आपका जो च वर्ग है, च वर्ग का 5वां कौन सा होता है, य। कुछ विद्यार्थी इसे चूले बनिया कह देते हैं क्योंकि इसका मुंह चूले टाइप का है, ध्यान रखिए। आपका तो मूर्धा आता है, ट वर्ग, ट वर्ग का 5वां कौन सा होता है, ड़। त वर्ग क्या होता है, न, और प वर्ग क्या होता है आपका, म। यानी ये जो 5 लेटर हैं स्पेशली अगर ये पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में, यानी क वर्ग पूछा जाए तो कंठ से, लेकिन क वर्ग का अंतिम पूछा जाए तो नासिका से। ध्यान रखिए प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर आपका नासिका से बोला जाएगा। और इन 5 अक्षरों के अलावा ध्यान दीजिए, इन 5 अक्षरों के अलावा एक आपका जो अनुस्वार है वो भी नासिका से ही बोला जाएगा। इतना क्लियर, चलिए अब मैं आगे बढ़ सकता हूं। ये 6 प्रमुख स्थान क्लियर हुए जो उच्चारण स्थान से लिए गए हैं। आप जानोगे इन्हीं में अब कुछ स्थान ऐसे मिलेंगे आपको इन उच्चारण स्थानों में कि जो 2 होंगे और 2 मिलकर 1 बन जाएंगे, तो उनसे एक वर्ण की यानी आवाज निकलेगी। जैसे हम जानोगे कि अगर आप कंठ और तालु को मिलाते हैं, कंठ और तालु ये 2 आपने मिला दिए तो क्या बन गया, इससे बन गया कंठ तालव्य। तो कंठ तालव्य से बेटा क्या बोला जाएगा, ए और ऐ। ये 2 जो वर्ण हैं वो कंठ तालव्य से बोले जाएंगे। इसलिए आपका ये कौन सा स्थान हुआ, नंबर 7। नंबर 8 देखोगे कि आपने कंठ और ओष्ठ को यहां मिला दिया तो क्या बन गया, कंठोष्ठ। और कंठोष्ठ से जो बोला जाएगा वो ओ या औ बोला जाएगा। क्लियर है, देखिए अब नंबर 9 देखोगे आप यहां कि आपने मिलाया दंत और ओष्ठ। देखिए दंत और ओष्ठ इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा आपके यहाँ, दंतोष्ठ। और दंतोष्ठ से बेटा केवल एक बोला जाए, क्या बोलेंगे उसे, व। ध्यान रखें। तो ये थे प्रमुख स्थान जहां से परीक्षाओं में 1 नंबर का तो हमेशा आता है, कई परीक्षाओं में 2 नंबर का आता है, लेकिन 1 नंबर का इसमें से अवश्य आएगा तुम्हारे पूछने के लिए, लेकिन बचेगा नहीं, ध्यान रखो। क्लियर, चलिए नोट कीजिए, मिटाते पूरा ऐसा।
देखिए हिंदी वर्णमाला का चौथा भाग क्या कहता है? वर्णों के प्रयत्न। वर्णों के क्या हैं? प्रयत्न। देखिए वर्णों के प्रयत्नों से मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए प्रयत्न अवश्य करना पड़ता है। आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। आप जैसे मान लीजिए बाइक चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं या मोटर कार चलाते हैं तो उनके लिए भी आपको प्रयत्न करना पड़ता है। आप सब समझ रहे होंगे इस चीज़ के बारे में। जैसे मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमें आपको पढ़ाने के लिए प्रयत्न करना पड़ रहा है। ऐसे आप पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ने के लिए प्रयत्न करना पड़ रहा है। तो उसी तरह जितने भी वर्ण आपके हैं उनके लिए कुछ न कुछ प्रयत्न करना पड़ता है। उनको बोलने के लिए कुछ प्रयत्न करना पड़ता है। तो कुछ प्रश्न तो अंदर से होता है और कुछ प्रश्न आपका बाहर से होता है। ध्यान रखिए। तो मैं आपको यहाँ केवल हिंदी भाषा के अकॉर्डिंग जो वर्णों के प्रयत्न हैं उनका रूप दिखाऊंगा जो आपके दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। जानोगे आप यहाँ कि देखिए पहला इसमें कौन सा है? घोषत्व प्रयत्न। घोषत्व। और दूसरा रहेगा प्राणत्व। पहला है घोषत्व, दूसरा कौन सा है आपका यहाँ? प्राणत्व। प्रयत्न नाम दे सकते हैं, वैसे कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रयत्न तो आपके हैं ही ये वाले। जो ये घोषत्व प्रयत्न है वो भी दो प्रकार का होता है, ये भी ध्यान रखें। साथ में जो प्राणत्व प्रयत्न है वो भी अपने आप में दो प्रकार का होता है, ये भी ध्यान रखें। इस दो प्रकारों में जानोगे कि देखिए एक आपका आएगा यहाँ पर अघोष वर्ण, अघोष प्रयत्न, और दूसरा कौन सा रहेगा? सघोष, सघोष प्रयत्न। क्लियर हो रहा है? चलिए उसी तरह वो दो प्रकार के हैं आपके प्राणत्व वाले, यहां भी ध्यान रखें। देखिए पहला आपका यहां रहेगा अल्प प्राण, दूसरा रहेगा महाप्राण। पहला कौन सा है? अल्प प्राण, और दूसरा कौन सा है? महाप्राण। अब देखिए एक इनकी थोड़ी सी राम कथा देखिए। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो अघोष वर्ण होते हैं वो कभी सघोष नहीं होते। सघोष वर्ण होते हैं वो कभी अघोष नहीं होते। अल्पप्राण वर्ण जो होते हैं वो कभी महाप्राण नहीं होते, और जो महाप्राण होते हैं वो कभी अल्पप्राण नहीं होते। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि जो वर्ण अघोष है वो अल्पप्राण या महाप्राण हो सकता है, जो वर्ण सघोष है वो अल्पप्राण या महाप्राण हो सकता है, या जो वर्ण अल्पप्राण है वो अघोष या सघोष हो सकता है। अब सोच रहे होंगे कि ये कैसा गूढ़ रहस्य है। ये रहस्य ध्यान रखिए कि ये दो परिवार हैं। एक परिवार है घोषत्व प्रयत्न के आधार पर, दूसरा परिवार है प्राणत्व प्रयत्न के आधार पर। ध्यान रखिए ये दोनों इस परिवार के सदस्य हैं, ये दोनों इस परिवार के सदस्य हैं। बंटवारा हुआ तो ध्यान रखिए इसके पास आया वो इसके पास नहीं आया, इसके पास आया वो इसके पास नहीं आया, लेकिन इसके पास आया वो इन दोनों में से किसी के पास आ सकता है। ध्यान रखिए इस चीज़ के बारे में। चलिए इस रहस्य को पूरे को समझते हैं कि अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, सघोष कौन कौन से होते हैं, अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं, महाप्राण कौन कौन से वर्ण होते हैं। परीक्षा में प्रश्न आएगा पूछने के लिए कि निम्न में से कौन सा अघोष है, कौन सा सघोष है, कौन सा अल्पप्राण है, कौन सा महाप्राण है। या फिर आपको प्रश्न में कुछ वर्ण दे दिए जाएंगे, वहाँ पूछेंगे कि इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है। क्लियर हुआ? चलिए देखिए देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अघोष वर्ण, दूसरा कौन सा बताया था? सघोष वर्ण। देखिए इन दोनों को यदि हम परिभाषा देखें तो ये दोनों घोषत्व के आधार पर थे
और गोसत्व का मतलब क्या होता है? कंपन होता है। तो जिसमें कंपन हो वो सगोष और कंपन न हो वो अघोष। यानी अ कब लगता है? नेगेटिव ही लगता है, ध्यान रखिए। जिसमें कंपन नहीं होता है उसे कहते हैं अघोष, जिसमें कंपन होता है उसे क्या कहते हैं? सघोष। आप चाहे तो लिख सकते हैं या जरूरत नहीं लिखने की, ध्यान रखो। केवल इतना समझना है कि पूरी वर्णमाला में ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं जो अघोष के अंतर्गत आते हैं और पूरी वर्णमाला में ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं जो सघोष के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा साथ में स और स, ये अघोष में आते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और ह और य और व, र और ल साथ में सभी स्वर किस में आते हैं? सघोष में आते हैं। अघोष के अंदर पहला दूसरा आएगा, सघोष के अंदर तीसरा, चौथा, पांचवा आएगा। अब विद्यार्थियों ने पिछली वीडियो पढ़ी देखी होगी तो समझ रहे होंगे कि पहला दूसरा क्या है और तीसरा, चौथा, पांचवा क्या है। ये हैं वर्गों के नाम जो आपको मैंने क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, 5 वर्ग जो पढ़ाए थे उनमें यहाँ पे क्या है? ये वर्गों के नाम है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अघोष होता है, तीनों स अघोष होते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष होता है, ह सघोष होता है, य व र यानी अंतस्थ व्यंजन सघोष होते हैं। और जितने आपके स्वर हैं जो 11 संख्या मैंने आपको बताई थी वो सभी सघोष के अंतर्गत ही आते हैं। क्लियर हुआ था ना? चलिए, आप इनको विस्तृत रूप से अपनी कॉपी के अंदर नोट कर सकते हैं। जैसे प्रत्येक दूसरा क होता है और ख होता है, च होता है और छ होता है, ध्यान रखिए। आप इस तरह से नोट कर सकते हो आराम से, बेचने की आवश्यकता नहीं है, यही ध्यान रखिए बस। चलिए मैं लिख देता हूँ। देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा हो गया क ख, च छ, और देखिए ट ठ, त थ और प और फ। इनके अलावा स और स, ये सर्किल में बंद हो गए, इन्हें क्या कहेंगे हम लोग? अघोष वर्ण। क्लियर? इसके अलावा देखिए ग, घ और ण, ज, झ और य, ड, ढ और ण, और द, ध, न, ब, भ और म, और साथ में ह और य, व, र और ल। इसके अतिरिक्त सभी स्वर यानी अ और आ, ई और ई, उ और उ, रे और आपका ए, आई, ओ और औ। या तो इस बात को ध्यान रखिए या इस बात को ध्यान रखिए, इसको ध्यान रखो या इसको ध्यान रखो। ये तो मैंने जो आपका यहाँ लिखा हुआ है, जो ऊपर लिखा हुआ है, इनका थोड़ा विस्तार करके नीचे लिख दिया है। आप चाहें तो कॉपी में इनको लिख सकते हो और देख भी सकते हो, लिखते समय आपको याद हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, पहला दूसरा आपका अघोष रहेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा आपका सघोष वर्ण भी रहेगा। क्लियर हुआ था? चलिए अब देखते हैं इसके बाद में अल्पप्राण और महाप्राणों को। देखिए, अल्प प्राण, दूसरा कौन सा है? महाप्राण। क्लियर? देखिए, अल्प प्राण का मतलब होता है कम वायु निकलना, कम वायु प्रवाह। क्योंकि अल्प का मतलब जानते हैं कम होता है और प्राण का मतलब क्या होता है? वायु या सांस। तो इसमें कम वायु का प्रवाह हो अल्प प्राण, इसमें अधिक वायु प्रवाह हो यानी महाकामी क्या होगा? अधिक वायु प्रवाह। क्लियर? देखिए ध्यानपूर्वक, अब वही बात ध्यान रखनी है जैसे अघोष का आपने याद रखा, सघोष को याद रखा कि कौन कौन से वर्ण आते हैं, उसी तरह अल्पप्राण में कौन कौन से वर्ण हैं, महाप्राण में कौन कौन से वर्ण हैं। केवल इतना ध्यान रखना है परीक्षा की दृष्टि से। तो देखोगे कि अल्पप्राण वर्णों में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा,
और 5वां वर्ण, साथ में य, व, र और ल। देखिए इनको मैंने बंद कर दिया है। आप इनका विस्तार रूप अपनी कॉपी में नोट करोगे। पहला जानते हैं, तीसरा भी जानते हैं, 5वां भी जानते हैं, उनको लिख लीजिए बस। और अंत संयोजन आपके लिखे हुए हैं, ध्यान रखिए। अब महाप्राण में जानोगे कि महाप्राण वर्णों में देखिए यहाँ पर 3 आ चुके हैं, तो 2 बचे बेचारे यहाँ पर, दूसरा और चौथा। साथ में उसमें व्यंजन यानी स, स और ह। इनका भी विस्तार रूप आप लिख सकते हैं कॉपी में। क्लियर हुआ? अभी तक हमने पढ़ा इस भाग में कि अघोष कौन कौन से हैं, सघोष कौन कौन से हैं, अल्पर्ण कौन से हैं और महाप्राण कौन कौन से हैं। जरूर नहीं है इसकी परिभाषा आपको याद हो या आपकी परिभाषा कॉपी में लिखी जाए, इतना पता होना जरूरी है कि अघोष कौन सा है, सघोष कौन सा है, महाप्राण कौन सा है, अल्पर्ण कौन कौन सा है। यही जानकारी आप ले चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो वर्णमाला में आगे बढ़ते हैं तो 5वां भाग देखिए आपका आएगा वर्णों के कुछ विशेष नाम। वर्णों के कुछ विशेष नाम। यहां से 1 नंबर का या 2 नंबर का परीक्षा में आता बस है। आपने कई बार देखा होगा परीक्षाओं में कि लिखा रहता है कि निम्न में से कौन सा संघर्षी वर्ण है, कौन सा स्पर्श संघर्षी है, कौन सा लुंठित है, कौन सा पार्श्विक है। अनेकों प्रकार के नाम आ जाते हैं परीक्षा पूछने के लिए, तो उनको केवल याद रखिए बस। देखो जैसे मैं आपको यहाँ लिख रहा हूं, पहला कौन सा बेटा, संघर्षी, संघर्षी वर्ण। दूसरा कौन सा रहेगा यहाँ, स्पर्श संघर्षी वर्ण। तीसरा है लुंठित वर्ण। चौथा है पार्श्विक वर्ण। नंबर 5वां है द्वित्व वर्ण। चलिए पहले इनको देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए संघर्षी वर्ण में याद रखना है स, स, स और ह। अब आप जान चुके हैं कि ये जो संघर्षी वर्ण मैंने आपको यहाँ लिखे हैं वो एक ऊष्मीय व्यंजन है। ऊष्मीय नाम क्यों पड़ा उनका, क्योंकि इन वर्णों को बोलते समय जिह्वा के द्वारा मुख द्वार से ऊष्मा निकलती है बाहर। तो यही ध्यान रखें कि जिन वर्णों को बोलते समय जीव स्वतंत्रियों से संघर्ष करे और संघर्ष करने के बाद अपनी आवाज एक गर्म वायु के रूप में बाहर निकाले, उन्हें क्या कहते हैं, संघर्षी वर्ण। तो इन 4 वर्णों को याद रखिए बस। इस पर संघर्षी में च वर्ग को याद रखिए बस। च वर्ग के जो 5 लेटर हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके इस पर संघर्षी वर्ण कहलाएंगे, ध्यान रखो। क्लियर हुआ? लुंठित वर्णों में देखोगे आपका यहाँ र कहलाएगा। लुंठित का मतलब केवल यार र को याद रखिए बस, एक ही वर्ण आपका पूरी वर्णमाला में ऐसा है। लुंठित का मतलब होता है कि ऐसा वर्ण जिसको बोलते समय जीव लगभग लुढ़क जाए। ये शास्त्रियों द्वारा बनाई हुई चीज ना रखो, ये अलग से नहीं बनाया है, मैंने खुद नहीं बनाया। लुंठित वर्ण कौन सा रहेगा, र कहलाएगा। पार्श्विक वर्ण आपका कौन सा रहेगा, ल। पार्श्विक का मतलब होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों से यानी जो हमारी जीभ है वो ऐसी आवाज निकाले जैसे मुंह लगभग खाली हो गया है, जैसे जीभ के बगल से आवाज निकलती चली जा रही है। ल बोलते हैं, ध्यान रखिए। लो वर्ण आप पहले द्वित्व वर्ण में ध्यान रखो कि 2 एक समान व्यंजन जब एक साथ मिल जाएं, एक आधा एक पूरा। देखा होगा आपने, क के साथ क लगा रहता है, त के साथ त लगा रहता है और प के साथ प लगा रहता है और न के साथ न लगा रहता है। कोई भी 2 व्यंजन एक साथ मिल जाए बस, ध्यान रखो। उनमें एक आधा हो एक पूरा हो, वो क्या कहलाएगा, अपने द्वित्व कहलाएगा। उदाहरण के लिए जैसे आपने यहाँ दिल्ली लिखा तो दिल्ली में क्या है, द्वित्व वर्ण। आपने यहाँ गन्ना लिखा, गन्ना में क्या है, द्वित्व वर्ण है। आपने यहाँ पर मम्मी लिखा, मम्मी में क्या है, द्वित्व वर्ण है। आपने यहाँ कटप्पा लिखा, कटप्पा में क्या है, द्वित्व वर्ण है। तो पा मिला हुआ ध्यान रखिए। उत्तम में ता मिला हुआ है। अनेकों वर्ण से ध्यान रखो।
यही ध्यान रखें द्वित्व वर्ण कौन सा होता है, जहां पर एक समान दो व्यंजन वर्ण आपके एक साथ मिल जाते हैं, ध्यान रखिए। अब देखो इसके बाद में अर्ध स्वर। देखिए इसकी चर्चा हम करेंगे जब संधि आपको पढ़ाएंगे उस समय। वैसे आप इतना ध्यान रखिए कि कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा अर्ध स्वर है। जहां तक मुझे याद है शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में ऐसा प्रश्न कई बार पूछा गया है। ध्यान रखो, जो विद्यार्थी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे वो जान रहे होंगे कि यूपी टेट की कई बार परीक्षा में ऐसा प्रश्न आ चुका है कि ये अर्ध स्वर आपका कौन सा होता है। तो इतना ध्यान रखिए कि जितने भी आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो सभी अर्ध स्वर होते हैं, केवल इतना ध्यान रखो, य व र और ल। देखिए ये इन्हें हम अर्ध स्वर इसलिए कहते हैं, ये बेस स्वर नहीं है, अपने आप में व्यंजन है, लेकिन ये दो अलग अलग स्वरों से मिलकर बने हुए हैं। जब दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से एक नया व्यंजन बनता है तो संयुक्त व्यंजन कहलाता है, अभी आपको बताऊंगा मैं। लेकिन जब दो अलग अलग स्वरों के मिलने से और एक व्यंजन बनता है तो उसे हम कहते हैं अर्ध स्वर कहते हैं। तो इन चारों को याद रखिए, ये आपका यण संधि के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा, एक को यण से सूत्र के माध्यम से आपको इसी पढ़ाई जाएगी, तो उसको ध्यान रखिए। अभी इसको यहाँ स्किप करते हैं, केवल इतना ध्यान रखो कि अर्ध स्वर कौन से आपके य व र और ल। चलिए क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। देखिए संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त का मतलब समझ रहे होंगे मिलकर बनने वाला, ठीक है। तो ऐसा व्यंजन जो दो अलग अलग व्यंजनों से बना है, क्योंकि दो एक समान व्यंजन मिलते हैं तो द्वित्व बन जाता है, लेकिन जो दो अलग अलग व्यंजन मिलते हैं तो क्या बनता है, संयुक्त व्यंजन बनता है। जैसे आपने क और स को मिला दिया, क्लियर है, तो क्या बना बेटा, छ बना, तो छ कहलाएगा संयुक्त व्यंजन। त और र को आपने मिला दिया तो क्या कहलाएगा, त्र बन गया, ये संयुक्त व्यंजन कहलाएगा। आपने जो है ज और य को मिला लिया तो क्या बन गया आपका यहाँ ज्ञ बन गया, ये संयुक्त व्यंजन कहलाएगा। आपने जो है स और र को मिला दिया तो क्या बन गया आपका यहाँ स्र बन गया, ये भी क्या कहलाएगा, संयुक्त व्यंजन। देखिए वैसे तो संयुक्त व्यंजन बहुत बन सकते हैं, ध्यान रखो, क्योंकि दो अलग अलग व्यंजन किसी को मिला सकते हैं अपने आप में। लेकिन मुख्य रूप से जो हिंदी भाषा में प्रश्न आता है पूछने के लिए कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो ये यही चार होते हैं तुम्हारे, क्योंकि इन चारों की सहायता से आपके 52 वर्ण होते हैं। क्योंकि अगर हम और यहाँ अधिक करेंगे तो संख्या ज़्यादा हो जाएगी वर्णों की, इसलिए चार को ध्यान रखो बस कि हिंदी व्याकरण के की जो मान्यता दी गई है वो केवल चार वर्णों को ही दी गई है, जिन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, छ, त्र, ज्ञान और स्र। क्लियर होता ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यानपूर्वक, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, इन्हें हम कह सकते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। क्योंकि जरूरी नहीं है परीक्षा में आपका प्रश्न आए कि द्विगुण कौन सा है, परीक्षा प्रश्न कई बार उत्क्षिप्त व्यंजनों से भी आ जाता है पूछने के लिए। विद्यार्थी समझ नहीं पाते हैं कि हमने कभी पढ़ा नहीं है, तो बेटा जो द्विगुण है वही उत्क्षिप्त है, आप ऐसा ध्यान रखो, अलग नहीं है कोई भी, जो द्विगुण है वही क्या है, वही उत्क्षिप्त है। देखिए केवल दो ही वर्ण ऐसे हैं, एक है आपका ड, एक कौन सा है ढ। आप कह रहे होंगे कि सर हमने तो ये ट वर्ग में पढ़ा हुआ है, ट वर्ग में पढ़ा हुआ है, लेकिन नीचे बिंदी नहीं पढ़ी होगी आपने यहाँ पर। भाई आप एक सीधे साधे इंसान हैं और अगर आपकी शादी की जाए तो आप शेरवानी पहनोगे, मुकुट लगा, अलग आपकी पहचान बन जाएगी। ऐसे ही ध्यान रखो, ये ड और ढ की अलग पहचान बनाने के लिए, इनका दूसरा रूप बनाने के लिए क्या रख दिया गया, एक नुक्ता लगा दिया गया इनके नीचे। तो नुक्ता के माध्यम से इनका रूप कैसा हो गया, परिवर्तन हो गया, इनका नाम क्या बन गया, द्विगुण व्यंजन बन गया। द्विगुण कह सकते हैं या उत्क्षिप्त कह सकते हैं। और ये भी ध्यान रखें कि ये दोनों वर्ण कभी भी किसी भी शब्द के शुरू में नहीं आते हैं। इस बात को विशेष ध्यान रखें कि ये जो दोनों वर्ण हैं वो कभी किसी शब्द के शुरू में नहीं आते हैं। इनका प्रयोग शब्द के बीच में हो सकता है,
शब्द के अंत में हो सकता है, लेकिन कभी इनका प्रयोग जो है शब्द के शुरू में नहीं होता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद देखिए, अब यदि हम बात करें हिंदी शब्दकोश, हिंदी शब्दकोश की, देखिए शब्दकोश को अंग्रेजी में बोलते हैं डिक्शनरी, ध्यान रखो। परीक्षा में प्रश्न आएगा कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार निम्न में से यह वर्ण किस वर्ण के बाद आएगा। ध्यान दीजिए कि परीक्षा में प्रश्न आता है संयुक्त व्यंजनों से। वैसे आपको पता है क के बाद में ख आता है, फिर च आता है, आपका ग आता है, फिर ग आता है। ध्यान रखो, अब ध्यान रखो कि जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, छ है, छ का जो क्रम है वो क के बाद आएगा। किसके बाद आएगा? क के बाद। त्र, त्र का जो क्रम है वो त के बाद आएगा। ज्ञ, ज्ञ का जो क्रम है वो ज के बाद आएगा। स्र, स्र का जो क्रम है वो स के बाद आएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको हिंदी शब्दकोश के अनुसार। एक बात का और ध्यान रखें कि जो हिंदी शब्दकोश में स्वर से पहले अयोगवाह का क्रम आता है, अयोगवाह आते हैं, यानी अपनी मूलतः जानकारी के लिए आपको देखिए ना तो कोई नेट की तैयारी करनी है, ना स्पेशल सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। परीक्षा की दृष्टि से आपको देखना है। प्रश्न सीधा आएगा कि छ क्रम किसके बाद आएगा, यानी इनका जो क्रम है किसके बाद आता है। या फिर ये पूछ सकते हैं कि स्वर से पहले किसका प्रयोग किया जाता है, या अयोगवाह का प्रयोग किससे पहले होता है या किसके बाद होता है। ध्यान रखिए, इसका जो प्रयोग है वो स्वर से पहले होता है। आप इस बात को ध्यान रखें। क्लियर हुआ? हिंदी वर्णमाला में देखोगे आप एक प्रश्न वहां से बन जाता है कई बार पूछने के लिए। बहुत छोटा प्रश्न है, छोटे बच्चों के लिए प्रश्न होता है, लेकिन कई बार प्रश्न बन जाता है मात्राओं से। वैसे तो आपका ये भाग संपन्न हो चुका है हिंदी वर्णमाला का, आपने जाना है कि जिसमें, चलिए मैं बताऊंगा इसके बारे में। पहले आप जान लीजिए कि हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण हैं उनकी मात्राएं कौन कौन सी, उनका चिन्ह कौन कौन सा है। देखिए ध्यानपूर्वक, मात्राओं के जो चिन्ह हैं उन्हें जानोगे। मात्राओं के चिन्ह, देखिए मात्राओं से भी ध्यान रखो। जब आप छंद का अध्ययन करोगे तो विशेष काम आएगा इसका ध्यान रखो। तो जितने आपके व्यंजन होते हैं उनकी तो कोई मात्रा होती नहीं है, स्वर की मात्रा होती है अपने आप में। ध्यान रखो, तो स्वर 11 होते हैं, अ और आ, ई और ई, ऊ और ऊ। क्लियर? एक होता है रे। इनको देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आपकी कोई मात्रा होती नहीं, ध्यान रखो, कोई चिन्ह इसका नहीं होता है। जैसे आपने क लगाया तो क पे कोई चिन्ह नहीं प्रयोग किया गया। आ का एक डंडा होता है जो अलग दिखाई देगा आपको, जैसे क पे आप लगाओगे तो अलग दिखाई देगा। ये ई की मात्रा का चिन्ह आगे से लगता है, इस तरह जानोगे। यानी बहुत ही छोटा प्रश्न लेकिन आ सकता है, परीक्षा में कई बार आया हुई है। विद्यार्थी पूछते हैं, देखो बड़ी का चिन्ह ऐसे लगता है, क के बाद आप कैसे लग जाए, ध्यान रखिए। ऊ का चिन्ह देखोगे एक ऐसे लगता है, और साथ में बड़े का चिन्ह होता है वो ऐसे लगता है। यहाँ यदि हम क की बात करें तो क पर तो ये ऐसे दिखाई देगा, और कू की बात करें तो ऐसे दिखाई देगा। लेकिन यदि आप र पर लगाओगे तो र पर आपको ये छोटा ऊ ऐसा लगाना पड़ेगा, और बड़े ऊ को यदि आप लगाओगे तो जीरो लगानी पड़ेगी साथ में, यानी इसकी जो है बिंदी साथ में लगानी पड़ेगी। ऋषि के मात्रा चिन्ह देखें तो इसका चिन्ह सी टाइप का बनता है। ठीक है, जैसे क आपने बनाया, नीचे से लगा दे तो क्या लग गया है, रे लग गया। इसके बाद देखोगे ए और आई, फिर कौन सा है, ओ और औ। क्लियर? ए का चिन्ह होता है इस प्रकार का, आप क पर लगाओगे तो एक मात्रा आपको शो करनी पड़ेगी,
बढ़िया का चिन्ह आपका होता है 2 मात्राओं का, क पे लगा हुए तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। ओ का चिन्ह होता है आपका इस प्रकार का, क पे लगा हुए तो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। और औ का चिन्ह आपका होता है 2 मात्राओं का, आप को पर लगा हुए तो ऐसा लिखना पड़ेगा। बताइए क्लियर? ये थी आपकी संपूर्ण हिंदी वर्णमाला। आपने देखा यहाँ वर्णों की संख्या, वर्णों के प्रकार, वर्णों का नामकरण, वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्णों के प्रत्यय, वर्णों के कुछ विशेष नाम, यानी वो भी चीज़ें आपने सीखी हैं जो आपको कभी पुस्तकों में नहीं मिलती हैं, जो कभी कोई अध्यापक आपको पढ़ा नहीं पाता है और ना आप पढ़ पा जा रही है और परीक्षा प्रश्न वहाँ से बन जाता है। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये संपूर्ण वर्णमाला आपको कराई गई है। आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, अपने मित्रों की सहायता भी कर सकते हैं। ध्यान रखिए इस लॉकडाउन की वजह से जितना हो सके उतनी सहायता करें अपने मित्रों की। चलिए, हिंदी वर्णमाला का संपूर्ण अध्याय आपका संपन्न हो चुका है। इसके अगले अध्याय में आपको मिलते हैं जो शब्द का अध्याय है। धन्यवाद, नमस्कार।